ये क्या कह रही हो तुम? ये मेरे पति हैं, मेरे घर ही तो आएंगे ना? नहीं नहीं, ये मेरे पति हैं, तुम झूठ बोल रही हो। ये मेरे हैं। दो औरतें एक ही आंगन में एक ही मर्द की ओर कांपती उंगली उठाए फटी आंखों से एक दूसरे को देख रही थी, और उन दोनों के बीच खड़ा वो आदमी सिर झुकाए जमीन में गड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसकी जुबान सील दी हो। महीनों से जिस झूठ को वो सीने में दबाए घूम रहा था, वो आज दोनों के सामने नंगा खड़ा था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं है, ये कहानी उस वफा की है जो टूटकर भी झुकती नहीं, उस अकेलेपन की है जो इंसान से उसका ज़मीर तक छीन लेता है, और उस लालच की है जो चमक के पीछे भागते भागते इंसान को मिट्टी में मिला देता है। एक बार शुरू कर दिया है तो आखिर तक रुकिएगा ज़रूर, क्योंकि इस कहानी का अंत आपके भीतर तक उतर जाएगा। मैं हूँ आपकी अपनी संगीता, और कहानी में डूबने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आप इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए चलते हैं उन पहाड़ों की गोद में जहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। बहुत साल पहले की बात है दोस्तों। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक तेज बहती नदी के किनारे बनवारा नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे साल और सागौन के पेड़, और दूर तक फैली ऐसी हरियाली कि देखने वाले की आंखें ठंडी हो जाएं। इसी गांव के सबसे आखिरी छोर पर बाकी घरों से थोड़ा कटा हुआ मिट्टी और लकड़ी का एक छोटा सा घर खड़ा था, और उस घर में रहता था माधव, एक सीधा सादा, ईमानदार और मेहनती नौजवान अपनी पत्नी सुशीला के साथ। माधव और सुशीला की शादी कोई आम शादी नहीं थी दोस्तों। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे, पर उनके इस प्यार को घर वालों ने कभी कबूल नहीं किया। जात बिरादरी के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर न जाने कितनी दीवारें खड़ी कर दी गई। जब दोनों ने हिम्मत करके सबके खिलाफ जाकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया, तो गुस्से में दोनों के घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। ना माँ की ममता रही, ना बाप का साया, बस रह गए तो दो टूटे हुए दिल जो एक दूसरे के सहारे जुड़े हुए थे। मजबूरी में माधव और सुशीला ने गांव के उस छोर पर, जहां से जंगल शुरू होता था, अपना एक छोटा सा घर बना लिया। दीवारें कच्ची थी, छत पर खपरैल था जो बारिश में कभी कभी टपक भी जाता था। पर उस छोटे से घर में जो प्यार भरा था दोस्तों, वो किसी राजमहल में भी नहीं मिलता। दोनों हर सुख में हर दुख में एक दूसरे का साथ ऐसे निभाते थे जैसे एक ही शरीर में दो सांसें हों। माधव बहुत मेहनती था। रोज़ सुबह जब आसमान में पहली लाली भी ठीक से नहीं फूटती थी, वो उठ जाता, कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और घने जंगल की ओर निकल पड़ता। दिन भर लकड़ियाँ काटता, उन्हें इकट्ठा करता, और शाम को गांव के बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से उनके घर का चूल्हा जलता। और सुशीला, वो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। सुबह सबसे पहले उठती, आंगन बुहारती, चूल्हा जलाती, माधव के लिए गर्मा गर्म रोटियां सेकती, जाने से पहले उसका टिफ़िन तैयार करती और दरवाजे तक छोड़ने आती। माधव जब तक नज़रों से ओझल ना हो जाता, तब तक वो वहीं खड़ी उसे जाते देखती रहती। उनका प्यार किसी बड़ी बड़ी बातों में नहीं था दोस्तों, वो था सुशीला की उस मुस्कान में जो माधव की दिन भर की थकान पल में उतार देती थी, और माधव की उस नज़र में जो सुशीला को दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत होने का एहसास कराती थी। रात को जब माधव थका हारा घर लौटता, तो सुशीला चुपचाप उसके पैर दबाने बैठ जाती और कहती, इतनी मेहनत मत किया करो जी, तबीयत बिगड़ जाएगी, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप सलामत रहो। और माधव उसका हाथ थामकर हंसते हुए कहता, तुम्हारे चेहरे की ये हंसी देखने के लिए तो मैं पहाड़ भी काट दूँ सुशीला, तुम मेरे पास हो, इससे बड़ी दौलत मेरे लिए कुछ नहीं। फिर दोनों देर रात तक उस टिमटिमाते दिए की रोशनी में बातें करते, अपने सपनों के बारे में
अपने आने वाले कल के बारे में। उन्हें क्या पता था दोस्तों कि वही आने वाला कल उनकी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान लेकर आएगा जो इस छोटे से घर की हर खुशी को बहा ले जाएगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, हंसते गाते, एक दूसरे का सहारा बनते हुए। एक सुबह माधव रोज़ से थोड़ा जल्दी उठ गया। बाहर अभी अंधेरा ही था, चिड़ियों ने भी चहचहाना शुरू नहीं किया था। पर उस दिन की बात कुछ खास थी। वो जल्दी से सुशीला के पास गया और प्यार से बोला, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज ज़रा जल्दी टिफ़िन बना दो। आज मुझे जंगल जल्दी पहुंचना है। शाम को शहर से एक बड़ा सेठ लकड़ी खरीदने आ रहा है। उसे बहुत सारी लकड़ी चाहिए। अगर आज का सौदा बन गया तो कुछ दिन हमें रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सुशीला नींद भरी आंखों से मुस्कुराई और बोली, आप बिल्कुल चिंता मत करो जी, मैं अभी बना देती हूँ। बस आप संभल कर जाना और हाँ, खाना समय पर खा लेना। मुझे पता है काम में लग जाते हो तो भूख प्यास सब भूल जाते हो। माधव ने प्यार से उसकी ओर देखा। उस नज़र में दुनिया भर का भरोसा था। थोड़ी देर में सुशीला ने रोटियां और सब्जी पैक करके टिफ़िन उसके हाथ में थमा दिया। माधव ने टिफ़िन लिया, एक पल सुशीला की आंखों में देखा और बोला, आज जल्दी लौटूंगा, तुम इंतज़ार करना। इतना कहकर वो अपने बचपन के दोस्त गोविंद के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था दोस्तों कि नियति उसके लिए कौन सा खेल रचने वाली है। जंगल में पहुंचकर दोनों दोस्तों ने दिन भर कड़ी मेहनत की। चिलचिलाती धूप, माथे से बहता पसीना और थकान से दुखते हाथ, पर वो रुके नहीं। शाम होते होते उन्होंने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली और उस सेठ को बेच दी। उस दिन की कमाई देखकर माधव का दिल खुशी से भर गया। यही तो उसकी ज़िंदगी का सहारा थी, यही उसकी मेहनत का इनाम था। दिन यूं ही बीतते गए। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस सुबह माधव रोज़ की तरह जंगल जाने को तैयार हुआ, पर इस बार उसका दोस्त गोविंद उसके साथ नहीं जा पाया। गोविंद की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसे गांव में ही रुकना पड़ा, इसलिए माधव को उस दिन अकेले ही जंगल की ओर बढ़ना पड़ा। जंगल में पहुंचकर माधव हमेशा की तरह लकड़ियां काटने लगा। कुल्हाड़ी की हर चोट जंगल की गहरी खामोशी में गूंज रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते दोपहर चढ़ आई। सूरज सिर पर आ गया था और थकान से माधव का बदन चूर चूर हो गया था। वो एक घने पेड़ की छांव में बैठ गया और अपना टिफ़िन खोलकर खाना खाने लगा। पर जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, उसे एहसास हुआ कि उसका गला बुरी तरह सूख रहा है। उसने इधर उधर देखा, पर पानी की मटकी तो वो जल्दबाजी में घर ही भूल आया था। अरे, ये तो मैं बड़ी गलती कर बैठा, उसने मन ही मन कहा। प्यास बढ़ती गई, गला ऐसे सूखने लगा जैसे बैसाख की तपती ज़मीन। वो परेशान होकर सोचने लगा, इस घने जंगल में अब पानी कहाँ से मिलेगा। मजबूरी में वो उठा और पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगा। पेड़ों के बीच से रास्ता बनाता हुआ वो चलता रहा और चलते चलते जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां वो पहले कभी नहीं गया था। पैर थकने लगे थे, गला और सूख चुका था। तभी अचानक झाड़ियों के पार उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। एक ताल, एक छोटा सा तालाब जिसका पानी सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। गांव वाले उसे सुरमा ताल कहते थे, पर इतनी दूर इस वीराने में कोई आता ही नहीं था। माधव की आंखें चमक उठी, पर जैसे ही वो ताल के पास पहुंचा, उसके पैर ठिठक गए। ताल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, एकदम नई, साफ सुथरी। माधव हैरान रह गया। अरे, ये क्या? कुछ दिन पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये झोपड़ी अचानक कहाँ से आ गई? इस वीराने में, इस घने जंगल में भला कौन रहने आएगा? उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। वो धीरे धीरे संभल कर उस झोंपड़ी की ओर बढ़ा और जैसे ही वो आंगन के पास पहुंचा, उसके कदम फिर रुक गए। आंगन में एक लड़की बैठी थी। वो मिट्टी से आंगन लीप रही थी, अकेली, चुपचाप, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, एक ऐसा सूनापन जो किसी गहरे जख्म से ही आता है। माधव कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था दोस्तों
कि ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। माधव ने हिचकिचाते हुए थोड़ा संकोच से कहा, बहन मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? लड़की ने उसकी आवाज़ सुनी। उसने धीरे से सिर उठाया, माधव की ओर देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक थकान थी, एक ऐसी खामोशी जो शब्दों से ज़्यादा बोलती है। वो ताल के किनारे जाकर अपने हाथ धोए, फिर झोपड़ी के अंदर गई और कुछ ही पलों में एक लोटे में ठंडा पानी भर कर ले आई। उसने वो लोटा माधव की ओर बढ़ाया। माधव ने जल्दी से पानी लिया और एक ही सांस में गटक गया। ठंडे पानी ने उसकी जान में जान डाल दी। प्यास बुझी तो माधव ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुमने तो आज मेरी जान बचा ली। फिर अपनी जिज्ञासा रोक ना पाते हुए उसने धीरे से पूछा, पर एक बात समझ नहीं आई, कुछ दिन पहले तक तो यहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी और तुम इस घने जंगल में अकेली रहती हो। लड़की कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आई और वो टूटे हुए स्वर में बोली, मेरा नाम रूपा है, मैं अनाथ हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उसकी आवाज़ कांपने लगी। मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। जिन रिश्तेदारों ने पाला उन्हीं ने बड़े होने पर मेरी ज़मीन, मेरा घर, सब कुछ हड़प लिया और मुझे बेसहारा करके निकाल दिया। कहीं ठिकाना नहीं मिला तो मजबूरी में इस वीराने में आ गई। इतना कहते कहते उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा, जिसे उसने जल्दी से पोंछ लिया, जैसे उसे अपने आंसू दिखाना भी गंवारा ना हो। ये सुनकर माधव का दिल भर आया दोस्तों। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका अपना अतीत भी तो कुछ ऐसा ही था। अपनों ने ही तो उसे और सुशीला को घर से निकाला था। रूपा की कहानी में उसे अपनी ही टूटी हुई तस्वीर दिखाई दी। उसे लगा इस लड़की का दर्द बनावटी नहीं है, ये सच में अकेली है, सच में टूटी हुई है। वो भर्राए गले से बोला, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ रूपा। अपने ही लोग जब मुंह मोड़ ले तो इससे बड़ा दर्द दुनिया में और कोई नहीं। हिम्मत रखो, ऊपर वाला सब देखता है। फिर थोड़ा रुक कर बोला, खैर अब मुझे चलना होगा, नहीं तो मेरी पत्नी घर पर चिंता करेगी। रूपा ने बस हल्के से सिर हिला दिया और कुछ नहीं बोली। माधव एक बार उस उदास झोपड़ी और रूपा की ओर पलट कर देखता है, फिर धीरे धीरे जंगल के रास्ते अपने घर की ओर चल पड़ता है। पर चलते चलते रूपा की वो सूनी आंखें, उसका वो टपकता आंसू बार बार माधव के मन में कौंधने लगा। उसे क्या पता था दोस्तों कि ये एक छोटी सी मासूम सी मुलाकात आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन बन जाएगी। अगले दिन भी माधव अकेला ही जंगल गया। जैसे ही वो लकड़ियाँ काटने में जुटा, तभी उसकी नज़र दूर पड़ी। वही लड़की रूपा वो सूखी लकड़ियाँ बीनने आई थी, अपने लिए चूल्हा जलाने का इंतजाम करने। उसके फटे पुराने आंचल और कांपते हाथों को देखकर माधव का मन फिर पसीज गया। दोनों की एक बार फिर मुलाकात हुई। इस बार माधव ने खुद आगे बढ़कर उसकी मदद की, लकड़ियाँ बांधकर उसके सिर पर रख दी। थोड़ी देर बाद दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। और जानते हैं दोस्तों, उस दिन रूपा की बातों में अभी कोई छल नहीं था। वो सच में एक डूबती हुई लड़की थी जो एक अपनेपन की बूंद के लिए तरस रही थी। वो माधव के लिए छांव में पत्ते बिछा देती, अपने हिस्से का थोड़ा सा गुड़ निकालकर उसे देती। रात को जब जंगल में सियारों की आवाज़ें गूंजती तो वो डर के मारे झोपड़ी का दरवाज़ा भींच लेती और सुबह माधव को बताती कि रात कितनी डरावनी थी। उसका डर सच्चा था, उसका अकेलापन सच्चा था। उस दिन के बाद ये सिलसिला चल पड़ा। माधव रोज़ जंगल आता और किसी न किसी बहाने रूपा से उसकी मुलाकात हो जाती। रूपा जब माधव को देखती तो पहली बार उसके सूने चेहरे पर एक सच्ची हंसी लौटती और माधव उसे लगता जैसे वो एक बेसहारा को सहारा दे रहा है, एक टूटी हुई आत्मा को थोड़ी हिम्मत दे रहा है। उसे खुद पता नहीं चला कि कब वो दया, कब वो हमदर्दी धीरे धीरे एक गहरे लगाव में बदलती चली गई। ये वो दहलीज थी दोस्तों, जिसे पार करते ही इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। दिन बीतते गए और उनका मिलना जुलना बढ़ता गया। एक दिन जब दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे, रूपा अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों में आज एक अलग ही बेचैनी थी।
काफ़ी देर की खामोशी के बाद वो धीमे से बोली, माधव, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, पर डर लगता है कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। नहीं रूपा, कहो ना, माधव ने सहजता से कहा। रूपा ने एक पल आंखें झुकाए, फिर कांपती आवाज़ में बोली, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये अकेलापन मुझे खा रहा है माधव। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे एक सहारा चाहिए। ये सुनते ही माधव जैसे आसमान से गिरा। कुछ पल तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर खुद को संभालते हुए भारी स्वर में बोला, रूपा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी तो पहले से शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी सुशीला है। उसने मेरे लिए अपना घर परिवार, अपनी पूरी दुनिया छोड़ी है। वो मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। मैं उसके भरोसे को कैसे तोड़ सकता हूँ? नहीं रूपा, ये मुमकिन नहीं। रूपा की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठी और धीमे धीमे कदमों से वहाँ से चली गई। माधव उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, पर उसने खुद को समझाया, मैंने सही किया है। मैं सुशीला के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। पर दोस्तों, उस रात माधव को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। एक तरफ था सुशीला का वो भोला चेहरा, वो भरोसा जो वो हर रोज़ उसकी आंखों में देखता था, और दूसरी तरफ थी रूपा की वो सूनी आंखें, वो डर, वो अकेलापन। उसके भीतर एक जंग छिड़ गई थी। एक आवाज़ कहती, तू सिर्फ सुशीला का है, उसे धोखा मत दे। और दूसरी आवाज़ कहती, वो बेचारी अनाथ है, अकेली है, अगर तूने मुंह मोड़ लिया तो उसका क्या होगा? वो उठकर बाहर आंगन में आकर बैठ गया। आसमान के तारों को देखता रहा। पास ही सुशीला गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर वही सुकून, वही भरोसा। माधव ने उसकी ओर देखा और उसका दिल अपराध बोध से भर गया। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? उसने खुद को झिड़का, पर फिर रूपा का ख्याल आते ही उसका मन फिर डगमगा जाता। पूरी रात वो इसी द्वंद्व में जलता रहा, ना इधर का रहा ना उधर का। ये वो पहली रात थी दोस्तों, जब माधव के दिल में दो हिस्से हो गए थे और उसे खुद नहीं पता था कि वो किस ओर झुक रहा है। अगले दिन जब माधव जंगल पहुंचा तो उसने इधर उधर नज़रें घुमाई, पर रूपा कहीं नहीं दिखी। उसका मन बेचैन हो उठा। कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गई, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया। ये सोचते ही उसके भीतर एक अनजाना डर बैठ गया। वो उसे ढूंढते ढूंढते सूरमा ताल की ओर बढ़ा, और वहाँ जो उसने देखा उसका दिल कांप गया। रूपा ताल के किनारे बैठी फूट फूट कर रो रही थी। माधव दौड़कर उसके पास पहुँचा और घबरा कर बोला, रूपा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? रूपा ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा और रूंधे गले से बोली, मैं थक गई हूँ माधव, इस अकेलेपन से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। न कोई आगे न कोई पीछे, इस वीराने में मैं कब तक अकेली रहूँ? रात को डर से जान निकलती है। बीमार पड़ती हूँ तो एक घूंट पानी देने वाला कोई नहीं। फिर उसने ताल की ओर देखा और टूटे हुए स्वर में बोली, अब मुझसे ये ज़िंदगी नहीं जीती जाती। आज मैं इसी ताल में डूब जाऊंगी। कम से कम इस दर्द से तो छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनते ही माधव के दिल में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। और दोस्तों, उस पल माधव के सामने वही रात की जंग फिर खड़ी हो गई। एक तरफ सुशीला का भरोसा, दूसरी तरफ इस लड़की की ज़िंदगी। वो घबरा कर बोला, नहीं रूपा, ऐसा मत करो, ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होती। फिर वो रुक गया। उसके भीतर का इंसान, उसका तरस, उसकी हमदर्दी उसके फ़र्ज पर भारी पड़ने लगी। वो कांपती आवाज़ में बोला, अगर मेरे होने से तेरी जान बच जाती है, अगर तुझे सिर्फ एक सहारा चाहिए तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगा। ये शब्द कहते ही माधव के अंदर कुछ टूट गया दोस्तों। उसे लगा जैसे उसने सुशीला के भरोसे की पीठ में छुरा भोंक दिया हो, पर अब बात उसके मुंह से निकल चुकी थी। रूपा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में जीने की एक नई किरण उतर आई, पर माधव ने कांपते हुए एक शर्त रख दी, लेकिन रूपा, एक शर्त है, शादी के बाद तुम्हें यहीं इसी झोपड़ी में रहना होगा। मैं रोज़ तुमसे मिलने आऊँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, पर मैं तुम्हें अपने साथ गांव नहीं ले जा सकता।
और सुशीला को ये बात कभी किसी हाल में पता नहीं चलनी चाहिए। ये मेरी मजबूरी है। रूपा ने कुछ पल सोचा, फिर चुपचाप सिर हिला दिया। उस वक्त उसकी मंशा में कोई छल नहीं था दोस्तों। उसे तो बस एक सहारा चाहिए था, एक ऐसा हाथ जो उस अंधेरे में उसे थाम ले। कुछ ही दिनों में जंगल के बीच उस ताल के किनारे बिना किसी रस्म, बिना किसी गवाह के दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। और अब माधव की जिंदगी दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ उसकी वफादार पत्नी सुशीला, जो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, और दूसरी तरफ रूपा, उसकी छुपी हुई दूसरी पत्नी। वो रोज लकड़ी काटने के बहाने जंगल आता, रूपा से मिलता और लौट जाता। हर बार जब वो सुशीला की आंखों में देखता तो उसका अपराध बोध उसे अंदर से कचोटता। पर अब वो इस झूठ के दलदल में इतना धंस चुका था कि निकलना मुश्किल था। ऐसे ही कई महीने बीत गए दोस्तों। फिर वक्त ने एक नया मोड़ लिया। उस साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। न बादल बरसे, न नदी में पानी रहा। चारों ओर हाहाकार मच गया। कुएं सूख गए, गांव के तालाब तल से चटक गए। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। और इसी मुसीबत में सबसे ज़्यादा परेशान हुई सुशीला, क्योंकि घर का सारा काम तो उसी के जिम्मे था। एक दिन सुशीला पानी की तलाश में मटकी उठाए घर से निकली। गांव के सारे कुएं सूख चुके थे, इसलिए वो चलते चलते जंगल के उस छोर तक पहुंच गई जहां सूरमा ताल था। उस ताल में अब भी थोड़ा पानी बचा था। सुशीला खुश हो गई और वहीं से पानी भरने लगी। तभी उसकी पीठ पीछे एक मीठी आवाज़ गूंजी, नमस्ते दीदी, आप कहाँ से आई हैं? मैंने तो आपको पहली बार यहाँ देखा है। ये रूपा थी। सुशीला ने थकी आवाज़ में पलट कर देखा और बोली, अरे बहन, क्या बताऊँ, गर्मी ने तो जान निकाल दी है। हमारे गांव के सारे कुएं सूख गए हैं। पानी की बड़ी मुसीबत हो गई है, इसलिए इतनी दूर आना पड़ा। रूपा ने सहानुभूति से सिर हिलाया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं दीदी, यहाँ का पानी अभी ठीक है। आप जब चाहें यहाँ आ जाइए, मुझे भी थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। उस दिन दोनों में थोड़ी देर बातें हुई। दोनों ही अकेली थी। दोनों के ही दिल में एक खालीपन था। और धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। सुशीला रोज पानी भरने आती और रूपा भी वहीं मिल जाती। दोनों ताल के किनारे घंटों बैठती, हंसती, अपने सुख दुख बांटती। पर दोस्तों, ये नियति का कैसा क्रूर मजाक था। ये दोनों औरतें, जो अब एक दूसरे की इतनी अच्छी सहेली बन चुकी थी, इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो दोनों एक ही मर्द की पत्नियां हैं, एक दूसरे की सौतन। दोनों अपने अपने पति की बातें करती, उसकी तारीफ़ें करती और सच में कोसों दूर एक दूसरे का दर्द बांटती। एक दिन माधव लकड़ी काटते हुए ताल की ओर आया और दूर से जो दृश्य उसने देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुशीला और रूपा दोनों ताल के किनारे साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माथे पर पसीना आ गया। अगर सुशीला को सच पता चल गया तो, अगर इन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो डर के मारे चुपचाप बिना किसी को बताए वापस लौट गया। घर पहुंचकर उसने सुशीला से कहा, सुनो, तुम जंगल मत जाया करो, वहाँ बहुत जंगली जानवर घूमते हैं, बहुत खतरा है। मैं खुद तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम कर दूंगा। पर सुशीला कहाँ मानने वाली थी। वो भोलेपन से बोली, अरे आप क्यों इतनी चिंता करते हो जी, वहाँ ताल के पास एक बहुत प्यारी बहन रहती है, रूपा नाम है उसका। वो मेरी पक्की सहेली बन गई है। उसके साथ रहती हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लगता। आप बेफिक्र रहो। ये सुनकर माधव और घबरा गया, पर वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रोकता तो सुशीला को शक हो जाता। और उधर दोनों सौतने बिना सच जाने रोज़ मिलती, बातें करती और अपने अपने घर लौट जाती। उन्हें क्या पता था दोस्तों कि वो सच जिसे माधव इतनी मेहनत से छुपा रहा था, बहुत जल्द खुद ब खुद उनके सामने आने वाला है। अब आता है दोस्तों इस कहानी का वो मोड़ जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। एक दिन ताल के किनारे बैठे बैठे सुशीला ने प्यार से रूपा से कहा, बहन, आज तुम मेरे घर चलो ना। मेरे पति तो दिन भर बाहर रहते हैं, मैं अकेली घर में बहुत बोर हो जाती हूँ। चलो, आज तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, साथ में खाना खाएंगे। रूपा हल्के से चौंकी,
फिर मुस्कुराकर बोली, अरे दीदी, मैं भी तो यही कहने वाली थी, मेरा भी पूरा दिन ऐसे ही अकेले कटता है। दोनों हंस पड़ी और उस दिन रूपा सुशीला के साथ उसके गांव वाले घर चल पड़ी। रास्ते भर रूपा गांव की हरियाली निहारती रही। बहन, तुम्हारा गांव तो सच में बहुत सुंदर है। सुशीला मुस्कुराई। हाँ, और वो देखो, वो रहा मेरा घर। घर पहुंचकर दोनों आंगन में बैठ गई और बातों में लग गई। हंसी मजाक चलता रहा और बातों का सिलसिला धीरे धीरे गहराता गया। बातों ही बातों में सुशीला ने हंसते हुए कहा, मेरे पति तो दिन भर जंगल में लकड़ी काटने का काम करते हैं, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। ये सुनते ही रूपा की हंसी अचानक थम गई। उसके चेहरे का रंग पल भर के लिए बदल गया। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। उसने धीरे से संभलते हुए पूछा, अच्छा माँ, मेरे पति भी तो यही काम करते हैं, जंगल में लकड़ी काटते हैं। अब दोनों एकदम चुप हो गई। आंगन में जैसे एक भारी सी खामोशी उतर आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगी और दोनों के मन में एक ही शक का कांटा चुभने लगा। ये कैसा संयोग है, दोनों के पति लकड़हारे। कहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों ने ये डरावना ख्याल झटक दिया, पर वो बेचैनी, वो शक अब भीतर ही भीतर सुलगने लगा था। तभी उस गहरी खामोशी को चीरती हुई बाहर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, अरे सुशीला, जरा एक लोटा पानी तो लाना। ये माधव की आवाज़ थी। और दोस्तों, ये वही पल था जिससे माधव महीनों से डर रहा था। सुशीला तुरंत उठी, लो आ गए मेरे पति, अभी मिलवाती हूँ तुमसे। वो खुशी खुशी बाहर की ओर बढ़ी और रूपा भी न जाने किस खिंचाव में धड़कते दिल के साथ उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। और जैसे ही रूपा की नज़र दरवाजे पर खड़े उस आदमी पर पड़ी, उसके पैर वहीं जम गए, उसकी सांसें थम गई। सामने माधव खड़ा था, उसका अपना पति। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से बस इतना निकला, आप यहाँ कैसे। उधर माधव की हालत और भी बुरी थी। सुशीला और रूपा को एक साथ एक ही दहलीज पर खड़ा देखकर उसके चेहरे का सारा खून जैसे सूख गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहता था, पर उसकी जुबान तालू से चिपक गई। सुशीला ने रूपा का ये अंदाज देखा तो हैरान रह गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम इन्हें ऐसे क्यों देख रही हो बहन, ये मेरे पति है ना, मेरे घर ही तो आएंगे। उसने बड़े गर्व से कहा। पर रूपा की आंखें और फैल गई। उसके भीतर सब कुछ बिखर रहा था। वो कांपती तीखी आवाज़ में बोली, नहीं दीदी नहीं, ये मेरे पति हैं, मेरे। सुशीला के चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई। उसने सोचा शायद रूपा मजाक कर रही है। वो हंसकर बोली, क्या कह रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या। ये मेरे पति हैं माधव। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ माधव, यही नाम है इनका, यही मेरे पति हैं। इन्होंने ही मुझसे शादी की है। उसी ताल के किनारे। अब सुशीला के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसने धीरे धीरे माधव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक गुहार थी कि ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। पर माधव सिर झुकाए खड़ा था। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। और उसी पल बूंद बूंद पूरी सच्चाई दोनों औरतों के सामने उतर आई। वो खामोशी इतनी भारी थी दोस्तों कि उस आंगन की हवा तक जैसे रुक गई। सुशीला की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो गुस्से और दर्द से थरथर कांपती हुई बोली, माधव, ये सच है, तुमने छुपकर दूसरी शादी कर ली। मैंने अपना सब कुछ छोड़ा था तुम्हारे लिए, अपना घर, अपने माँ बाप, अपनी पूरी दुनिया, और तुमने मेरे इस भरोसे का ये सिला दिया। रोज़ मेरी आंखों में देखकर झूठ बोलते रहे। माधव सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई सफाई नहीं थी। बस आंखों से बहते दो आंसू थे जो अब किसी काम के नहीं थे। कुछ देर की भारी खामोशी के बाद सुशीला ने अपने आंसू पोंछे और एक दृढ़ आवाज़ में बोली, ठीक है, अब फैसला तुम्हें करना है माधव। साफ साफ बताओ, या तो तुम इसे छोड़ दो या फिर मैं इस घर में एक पल नहीं रहूँगी। मैं किसी की सौतन बनकर नहीं जी सकती। रूपा अब चुपचाप खड़ी थी। उसे अब समझ आ चुका था कि सुशीला ही
माधव की पहली असली पत्नी हैं। उसके मन में भी अजीब सा तूफान था। वो खुद भी तो ठगी सी रह गई थी। कुछ पल की गहरी खामोशी के बाद माधव ने एक लंबी भारी सांस ली। उसके सामने फिर वही जंग खड़ी थी, पर इस बार सब कुछ खुलकर सामने था। और दोस्तों, यही माधव ने वो फैसला किया जिसने आगे चलकर सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो कांपती आवाज़ में बोला, मैं रूपा को नहीं छोड़ सकता सुशीला। वो भी मेरी पत्नी है और उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो सच में अपनी जान दे देगी। मैं उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं बन सकता। ये सुनकर सुशीला का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया दोस्तों। जिस पति के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वही आज एक दूसरी औरत को उस पर तरजीह दे रहा था। उसने बहुत समझाया, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत आंसू बहाए, पर माधव अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार उसने ज़बरदस्ती करके दोनों को एक ही घर में रहने के लिए मना लिया। और इस तरह दोस्तों, एक ही घर में एक ही मर्द के साथ दो सौतने रहने को मजबूर हो गई। उस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहाँ कभी प्यार था, सुकून था, हंसी थी, अब वहाँ तनाव था, जलन थी और एक भारी सी जहरीली चुप्पी थी। किसी को नहीं पता था कि ये एक फैसला आगे चलकर सबकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। अब आती है रूपा के बदलने की कहानी दोस्तों। और ये बदलाव एक रात में नहीं आया। शुरू में रूपा ने भी निभाने की कोशिश की, पर जब उसने देखा कि माधव के दिल में सुशीला के लिए अब भी एक कोना है, जब उसे लगा कि कहीं वो फिर से बेसहारा ना हो जाए, तो उसके भीतर का वो पुराना डर जाग उठा। वही डर जिसने उसे पहले अनाथ और बेघर देखा था। उसने सोचा, मैंने एक बार सब कुछ खोया है, अब दोबारा नहीं खोऊंगी। मुझे इस घर में अपनी जगह पक्की करनी होगी, चाहे जैसी भी हो। और यहीं से रूपा बदलने लगी। उसका वो डर धीरे धीरे चालाकी में बदल गया। उसकी मासूमियत साजिश में। जो दो औरतें कभी ताल के किनारे एक दूसरे का दुख बांटती थी, अब एक ही छत के नीचे दुश्मन बन गई। घर में हर दिन झगड़ा होने लगा। छोटी छोटी बातों पर बहस होती और वो बहस लड़ाई का रूप ले लेती। और माधव, जो कभी सुशीला के बिना एक पल नहीं रह पाता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। रूपा ने अपनी मीठी बातों और दिखावे से उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अब माधव को सुशीला की वो सादगी, वो भोलापन फीका लगने लगा था। और रूपा का वो सजना संवरना, वो नखरे भाने लगे थे। वो अक्सर सुशीला को ताने मारता, जरा रूपा को देखो कैसे सजी धजी रहती है, और एक तुम हो, तुम में तो पत्नी जैसा कोई गुण ही नहीं। ये सुनकर सुशीला का दिल अंदर ही अंदर बिखर जाता, पर वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप सब सह लेती। और रूपा वो आग में घी डालने का काम करती। घर के काम से तो उसे जैसे चिढ़ थी। मुझसे ये काम नहीं होगा, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, मैं बीमार रहती हूँ, यही बहाने बनाकर वो हर जिम्मेदारी से बचती और सारा बोझ सुशीला पर डाल देती। अगर सुशीला कभी कुछ कहती तो रूपा तुरंत रोने का नाटक करके माधव को उसके खिलाफ भड़का देती। धीरे धीरे हाल ये हो गया दोस्तों कि सुशीला उस घर में बस एक नौकरानी बनकर रह गई और रूपा माधव की चहेती पत्नी बन गई। जब भी माधव बाजार जाता, रूपा के लिए नए कपड़े, गहने और तोहफे लेकर आता, पर सुशीला के लिए कभी कुछ नहीं। फिर भी सुशीला बिना किसी शिकायत के सब सहती रही, क्योंकि उसका दिल अब भी उसी माधव से लगा था जिसके साथ उसने कभी सपने बुने थे। एक दिन बारिश का मौसम था दोस्तों। आसमान में काले बादल घिरे थे। माधव अपने दोस्त गोविंद के साथ जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया और उसी फिसलन में माधव का पैर अचानक फिसल गया। वो लड़खड़ाकर एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में बहुत गहरी चोट लगी, जैसे हड्डी ही चटक गई हो। वो उठने की कोशिश करता पर उठ ही नहीं पाता। गोविंद ने किसी तरह उसे सहारा देकर घर तक पहुंचाया। उस दिन के बाद माधव का काम पर जाना पूरी तरह बंद हो गया। वो बिस्तर पर पड़ गया। इलाज में, दवा दारू में और घर के खर्च में धीरे धीरे उनकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। घर की हालत बिगड़ती चली गई। और दोस्तों,
जैसे ही पैसा गया, रूपा का वो भीतरी डर फिर सिर उठाने लगा। वो सोचने लगी, मैं इस घर में इसलिए आई थी कि मुझे सहारा मिलेगा, सुख मिलेगा, पर अब तो ये खुद अपाहिज हो गया है। अगर मैं इसके साथ रही तो फिर से गरीबी में सड़ जाऊंगी। मैंने एक बार ये दिन देखे हैं, दोबारा नहीं देख सकती। उसका वो पुराना डर अब पूरी तरह स्वार्थ में बदल चुका था। उसने माधव की देखभाल करना बिल्कुल छोड़ दिया। न घर का काम, न पति की सेवा। माधव दर्द से करहाता रहता और रूपा मुंह फेर कर बैठ जाती। अब पूरा दिन सुशीला ही माधव की सेवा करती, वही उसे दवा देती, वही अपने हाथों से खाना खिलाती, वही उसके घाव साफ करती। वही सुशीला जिसे माधव ने ठुकराया था, जिसे उसने ताने मारे थे, आज उसके सबसे बुरे वक्त में उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। एक दिन माधव ने दुखी होकर रूपा से कहा, रूपा ऐसे कैसे चलेगा, मैं काम पर नहीं जा पा रहा। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, क्या तुम थोड़ा बहुत काम करके घर संभाल सकती हो? रूपा तुरंत भड़क उठी, क्या मैं कमाऊं और तुम बैठे बैठे खाओ? मैं तुम्हारा इलाज भी कराऊं, घर भी चलाऊं और मजदूरी भी करूं? ये मुझसे नहीं होगा। मैंने शादी की थी, खुद को बेचने नहीं आई थी। ये सारी बातें सुशीला ने एक कोने में खड़े होकर चुपचाप सुन ली। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय उतर आया। अगले ही दिन सुबह सुबह सुशीला काम की तलाश में निकल पड़ी। गोविंद ने उसे गांव के एक संपन्न घर में काम पर लगवा दिया। अब सुशीला रोज सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम निपटाती, माधव को नहलाती, दवा और खाना देती और फिर दूसरों के घर हाड़ तोड़ मेहनत करने चली जाती। शाम को थक कर लौटती तो फिर घर संभालती, माधव की सेवा करती। उसने अपना आराम, अपनी खुशी, अपने सपने, सब कुछ अपने पति की खातिर मिटा दिया और इन सब को बिस्तर पर पड़ा माधव चुपचाप देखता रहता। धीरे धीरे उसके दिल में अपनी गलती का एहसास होने लगा। दोस्तों, उसे समझ आने लगा, जिस सुशीला को उसने ठुकराया, जिसे उसने दर दर के ताने दिए, जिसे उसने नौकरानी समझा, वही आज बिना किसी शिकायत के उसका सहारा बनकर खड़ी है। और जिस रूपा के लिए उसने अपनी वफादार पत्नी को रुलाया, अपना सब कुछ दांव पर लगाया, वो आज उसे बीच मझधार में अकेला छोड़ रही है। उधर रूपा अब घर से बाहर ज़्यादा रहने लगी थी। उसकी आंखों में अब माधव के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसे फिर से एक सुरक्षित, सुख सुविधा वाली ज़िंदगी चाहिए थी और जल्द ही उसे वो रास्ता भी मिल गया। गांव का ही एक धनी आदमी उसकी ओर आकर्षित हो गया था और रूपा भी चुपके चुपके उससे मिलने लगी थी। और एक रात जब माधव दर्द से सोया पड़ा था और सुशीला दिन भर की मेहनत से थककर गहरी नींद में थी, रूपा चुपचाप अपना सारा सामान समेटकर उसी धनी आदमी के साथ घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। सुबह जब घर में रूपा नहीं दिखी तो माधव को सब समझ आ गया। उसका दिल बैठ गया। जिस औरत के लिए उसने अपनी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया था, वो औरत आज उसे उसकी बीमारी में, उसकी गरीबी में अकेला छोड़कर चली गई थी। अब उस घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, माधव और उसकी वफादार सुशीला। सुशीला अब भी उसी तरह बिना किसी शिकायत के अपनी मेहनत से माधव का इलाज करवा रही थी, घर संभाल रही थी। एक दिन माधव बिस्तर पर बैठा था और जब सुशीला उसकी दवा लेकर उसके पास आई तो माधव का सब्र टूट गया। उसने सुशीला का हाथ थामा और फूट फूट कर रो पड़ा, मुझे माफ़ कर दो सुशीला, मुझे माफ़ कर दो। वो रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं अंधा हो गया था। मैं एक झूठी चमक के पीछे भागकर अपने सच्चे प्यार को पहचान ही नहीं पाया। तुमने मेरे लिए इतना सब सहा, मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं इस लायक नहीं कि तुम मुझे माफ़ करो। सुशीला की आंखों में भी आंसू आ गए दोस्तों, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे। इस बार वो आंसू थे सच्चाई की जीत के, सच्चे प्यार की जीत के। उसने धीरे से माधव का हाथ अपने दोनों हाथों में थामा और बोली, अब बीती बातें भूल जाओ जी, जो हुआ सो हुआ, आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ, यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। मैंने आपका साथ इसलिए नहीं दिया कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप मेरे हैं और सच्चा प्यार हिसाब नहीं देखता।
ये सुनकर माधव और भी टूट गया, पर अब उसके आंसुओं में पछतावे के साथ साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद भी थी। धीरे धीरे सुशीला की सेवा और बेपनाह प्यार से माधव ठीक होने लगा और अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसने सुशीला के हाथों को अपने माथे से लगाते हुए वादा किया, अब मैं कभी कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा सुशीला। तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारी ये वफा मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। समय बीतता गया दोस्तों, और एक बार फिर उस छोटे से घर में वही पुराना प्यार, वही सुकून और वही विश्वास लौट आया। वो घर जो कभी झगड़ों और आंसुओं से भर गया था, अब फिर से हंसी और मोहब्बत से गूंजने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार चाहे कितनी भी आंधियों से गुजरे, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। और हाँ, हर इंसान गलत नहीं होता। कभी कभी हालात, डर और मजबूरियाँ भी इंसान को बदल देती हैं, जैसे रूपा को बदला। पर फिर भी जो लालच और दिखावे की राह चुनता है, उसका अंत हमेशा अकेलेपन और अंधेरे में होता है। और जो इंसान आपके सबसे बुरे वक्त में बिना किसी शिकायत के आपका हाथ थामे खड़ा रहे, वही आपका सच्चा अपना होता है। बाकी सब तो बस वक्त के साथ ही हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूँ आपकी अपनी संगीता। धन्यवाद दोस्तों।